सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 16 पानी की कहानी इस पाठ को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? कहाँ मिली थी लेखक को ओस की बूंद? बेर की झाड़ी पर। लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? जब ओस की बूंद अपनी कहानी सुना रही थी तब उसने बताया कि वो पेड़ के पास कैसे पहुंची, पेड़ के पत्ते पर कैसे आई। तो तब वो बताते टाइम उसने क्या बताया कि पेड़ों की जड़ों में निकले, पेड़ों की जो जड़ें हैं उसके जो रोए हैं उनके द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना और उनको खा जाना। इसी बात को बताते हुए, उसको याद करते हुए जो बूंद है वो क्रोध और घृणा से कांप उठी। दोबारा देखिए, जब बूंद ने बताया कि मैं धरती के अंदर घूम रही थी, है ना, आनंद से इधर उधर घूम रही थी, तब पेड़ जो बेर की झाड़ी है इसकी जो जड़ें हैं वो धरती के अंदर दूर तक फैली होती हैं और इनके जो रोए हैं उन्होंने हमें बलपूर्वक अपने अंदर खींच लिया और हमें मतलब कि इसके खींचने के कारण, उनके खा जाने के कारण, और इसी बात को वो याद करते हुए उसे वो जो बूंद है वो क्रोध और घृणा से कांप उठी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों बताया? जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, यानी जब पृथ्वी की और उसके साथी ग्रहों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन ये दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के सहयोग से पानी का जन्म हुआ। इसीलिए बूंद ने उन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। अगला प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी का जन्म हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन, ओसजन यानी ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी पहले मैंने ये देखो H2O, तो H2O यानी हाइड्रोजन के 2 कण और ऑक्सीजन का 1 कण। तो इस प्रकार इनकी रासायनिक क्रिया से जल का निर्माण होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के सहयोग से पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि पृथ्वी जो थी हमारी सबसे पहले क्या थी? आग का गोला थी, है ना। यह एक आग का गोला थी, इस पर कोई भी प्राणी, कोई भी वनस्पति नहीं थे। और धीरे धीरे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी होती गई तो ये जो पानी की बूंद थी ये भी पहले भाप रूप में थी, और जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी होती गई तो किस रूप में होगी ये बूंद? ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है तभी ये। और समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से जब इसका संपर्क होता है तो उससे मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। तो ये इसकी जीवन यात्रा थी जो इस कहानी में बताई गई है। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्सों को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही है? तो वो कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर भैया पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि सूर्य ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान करता है। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी होती है। वहाँ आर्द्रता होने के कारण वहाँ पर न तो ज़्यादा ठंड पड़ती है और न ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगला प्रश्न 7वां, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुँचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है, क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और
फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। जो ये दो वाहिकाएं होती हैं जड़ों और तनों में, जाइलम और फ्लोएम, ये वाहिकाएं जो हैं ये पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इसी प्रकार जो पानी है वो जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है। और इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन, ट्रांसपाइरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन। अगला जो प्रश्न है वो है भाषा की बात से। किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को पकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोज कर लिखिए, उन्हें भली भांति परिभाषित भी कीजिए। तो देखिए इसके उदाहरण है, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। तो इसमें पकड़कर जो है वो संबंध कारक है कि हाथ को पकड़ना यानी दोनों के बीच में संबंध होने से इस लाइन ये पूरा हो रहा है। तो कौन सा कारक है इसमें? संबंध कारक। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। तेजी से इसमें क्या है? अपादान कारक, क्योंकि वो क्या हो रहा है? बाहर फेंक दिए गए यानी अलग हो गए उससे, है ना। तो इसमें कौन सा कारक है अलग होने के योग में? अपादान कारक। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। मैं, अब यहाँ पर मैं जो है वो करता है, तो मैं क्या आ गया? कर्ता कारक। वह चाकू से फल काट कर खाता है। चाकू से यानी यहाँ पे चाकू क्या है? करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, चाकू से, वह चाकू से यहाँ पे भी आया था, से यहाँ पे भी आया है। तो क्या अंतर है इनमें? जब अलग होने के योग में जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है, और वैसे करण कारक, जिस जो भी उसका कारण हो उसमें करण कारक। बदलू लाख से चूड़ियाँ बनाता है। अब लाख से, तो इसमें कौन सा कारक है? करण कारक। तो इस प्रकार ये आपका पाठ के प्रश्नोत्तर जो थे वो पूरे हुए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।